हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने पढ़ लिया था गैल्वेनिक सेल के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके अलावा ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम किसका पॉजिटिव लेंगे और किसका नेगेटिव लेंगे। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। अगला टॉपिक है आपका नर्स्ट इक्वेशन। हमारी एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन कौन सी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। यहाँ डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और क्यू हमारा क्या है, रिएक्शन कोशेंट। तो ये हमारी एक इक्वेशन होती है। अब इसमें डेल्टा जी नॉट और नर्स्ट इक्वेशन का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है, और कल हमने देखा था ई सेल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल में क्या रिलेशन है, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन, पहले रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। रिलेशन क्या है, रिलेशन होता है, आपने ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। तो रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और एन एफ ई ऑफ सेल। ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, और हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या है, कल हमने जैसे डेनियल सेल देखा था, डेनियल सेल में हमने क्या देखा था, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो वो क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। एफ हमारा क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कुलाम। और अगर मोल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कुलाम पर मोल। तो ये रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। अगर इसकी बात की जाएगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम इसे देखें तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। एन वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ क्या है, 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू ये होती है ई नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन कल बताई थी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, और अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात है तो कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 1 मोलर। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। तो ये जो डेल्टा जी नॉट होता है और या फिर डेल्टा जी होता है, ये होता क्या है वो देख लेते हैं।
अगर बात की जाए गिब्स फ्री एनर्जी की, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? बात की जाए गिब्स फ्री एनर्जी, वैसे डिटेल में तो हम इसके बारे में थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 11 में, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी होती है यूजफुल, ये होती है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वो हमारा क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका काम क्या होता है? ये बताती है टू गिव आइडिया अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इसका आइडिया देती है ये स्पॉन्टेनिटी का। ये बताती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस से हमारा क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस के जैसे कल बात की थी, जो प्रोसेस अपने आप होती है या फिर उनमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? स्मॉल इनिशिएशन, थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? जिनमें क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं, वो कैसे हैं? स्पॉन्टेनियस। कुछ होते हैं कि जो किसी की डांट से पढ़ते हैं या फिर उन्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, पुशअप देना पड़ता है, वो कैसे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप हो जाए। अपने आप कब होगी? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो अगर वो स्टेबल है, प्रोडक्ट जो बना वो स्टेबल है, तो रिएक्शन अपने आप होगी। और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ फोर्स करवाना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी नोट अगर लेस देन जीरो है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नोट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसे क्या बोल देंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर बात की जाए इस टर्म में, हमने क्या देखा? डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है? माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल के। अगर बात की जाए इस चीज की, तो ये क्या होगा? अगर ये चीज नेगेटिव है तो ई नॉट ऑफ सेल हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ई नॉट क्या आया? पॉजिटिव। अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या हो गई? बात की जाए डेल्टा जी नॉट, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी। अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस और ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे ही अगर बात की जाएगी ई सेल की, अगर ई सेल या फिर ई नॉट ऑफ सेल अगर ये ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन होगी। और ई सेल अगर लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चार चीजें आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई रिएक्शन दे दी जाएगी और उसकी क्या दे दी जाएगी? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बोल दिया जाएगा कि इसका ई सेल क्या है? पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर उसका ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो वो कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया हम बता सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन में अब नस्ट इक्वेशन क्या है? जैसे पीछे इक्वेशन लिखवाई थी, इक्वेशन क्या थी? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये वाली इक्वेशन लिखवाई थी। अब इसमें हमने बताया कि डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होगा? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू हमारा क्या है? रिएक्शन कोशेंट। अगर बात की जाए, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ? माइनस एन एफ, तो यहाँ क्या बचेगा? ई सेल इक्वल माइनस एन एफ कॉमन ई नॉट सेल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आर टी बाई में एन एफ एल एन क्यू। यहाँ जाएगा माइनस एन एफ से माइनस एन एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ई सेल इक्वल ई नॉट सेल
माइनस आर टी बाय में एन एफ एल एन क्यू। अब एन हमारा क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। एफ क्या था हमारा, फेराडे, जिसकी वैल्यू क्या थी 96500 कुलाम। मोल की बात करेगा तो पर मोल, ठीक है, क्योंकि यहाँ था हमारा रिएक्शन कोशेंट। तो ये आ गई हमारी नस्ट इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन अगर बात की जाए एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर इसकी एक वैल्यू और होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। और फेराडे की वैल्यू क्या होती है, फेराडे होता है 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स, मोल की बात करते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। अगर ये सारी वैल्यू उठाकर हम आर की जगह क्या पुट कर दे, ये वाली वैल्यू, टी की जगह ये, और एफ की जगह अगर हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, ये आ जाएगा 0.0591 पाई में एन एल एन क्यू, और यहां आ जाएगा log 10, आ जाएगा log 10 ऑफ क्यू। अगर एल एन को log 10 में लेके जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। तो अगर इस वाली इक्वेशन में 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, नस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी क्या आ गई नस्ट इक्वेशन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब क्या है, ई सेल इक्वल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन log 10 ऑफ, जो हमारा क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को हम किस पे अप्लाई करके देखेंगे, कल हमने पढ़ा था डेनियल सेल, तो डेनियल सेल पे इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं। तो डेनियल सेल की इक्वेशन क्या आई थी, डेनियल सेल की इक्वेशन आई थी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये किस में होता है एक्वस में, जिंक हमारा होता है सॉलिड, ये चेंज हो जाएगा जिंक 2 प्लस, ये किस में एक्वस में, प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारी क्या थी डेनियल सेल की रिएक्शन। अब इसमें ये क्या है प्रोडक्ट साइड, इसे क्या बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कल बताया था, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है ए नॉट ऑफ कैथोड, ये होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। उसके बाद माइनस 0.0591 डिवाइड बाय में एन log 10 ऑफ, एन की जगह क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस इक्वेशन में कितने होते हैं, अगर 2 प्लस है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिंक कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ 2, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2, एन की वैल्यू हो गई हमारी 2। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है कॉपर सॉलिड और जिंक 2 प्लस एक्वस, तो किसकी कंसेंट्रेशन लेंगे, सॉलिड की कंसेंट्रेशन को हम क्या लेके चलते हैं 1, तो किसकी आएगी एक्वस की, तो कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय में कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये क्या बन गई नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। आगे देखते हैं, तो ई सेल क्या आ गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है कॉपर का, तो कॉपर 2 प्लस से किस में चेंज हो रहा है कॉपर में माइनस। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन लेना क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये यहाँ आ जाएगा ई नॉट ऑफ, एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था जिंक, जिंक 2 प्लस से जिंक, लेकिन उसका लेना क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी 2 प्लस से 0, ये क्या है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई में 2 log 10 ऑफ जिंक 2 प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय में कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन। ये हमारा क्या था प्रोडक्ट साइड में, और ये हमारा कहाँ था रिएक्टेंट साइड में। तो इसके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.34 वोल्ट, और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है माइनस 0.76 वोल्ट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 बाय में 2 log 10 ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी कि जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय में कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन। क्या आ गया? तो अब जब इसके ई नॉट सेल की वैल्यू की बात की जाएगी, अब हमारे ई नॉट जैसे स्पॉन्टेनिटी की बात की थी, स्पॉन्टेनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारा ई नॉट ऑफ सेल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाली रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। जो हमने डेनियल सेल पढ़ा था वो क्या थी? स्पॉन्टेनियस थी। डेनियल सेल में हमने क्या देखा था? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या है? स्पॉन्टेनियस। और जब इसके ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसने भी क्या इंडिकेट किया कि ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी। उसके अलावा हमने ये देख ली कि डेनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो इस तरीके से डेनियल सेल के लिए क्या लिखी जाएगी? नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इसमें और क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिंक की कंसेंट्रेशन और कॉपर की कंसेंट्रेशन। मान लो जिंक की कंसेंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -1 मोलर, और कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर। और 10 की पावर -1 डिवाइड बाय में 10 की पावर -2 कितना होगा? 10 की पावर +1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1, log 10 ऑफ 10 कितना हो जाता है? 1। तो 1.1 माइनस 0.059/2, ये क्या आ जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। मान लो अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल 1.1 माइनस 0.0591/2 log 10 ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -1 डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मान लो 10 की पावर -2 दे रखी है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.1 माइनस 0.0591/2 log 10 ऑफ 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये कितना आ गया? ई सेल आ गया 1.1 माइनस 0.0591/2, ये हमारा क्या आ गया? ई सेल। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया? हमने रिलेशन पढ़ लिया किसके बीच का? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच का। ये दो चीजें हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है? किसमें हेल्प करता है? ये कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी? हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी ए सेल इक्वल ए नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n log 10 ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ये हमारी क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन थी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात होगी, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा जी 0 है तो ई सेल भी हमारा क्या हो गया? 0 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय में n log 10 ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कौन सी ले जाएगी? इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कौन सी ले जाएगी? इक्विलिब्रियम। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो इसका जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है वो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के। तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय में n log 10 ऑफ के। ये बन गया। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log 10 ऑफ के। log 10 के किसके इक्वल आ गया? के इक्वल आ गया ई नॉट सेल इनटू में n
डिवाइड बाय में 0.0591। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आ गई यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अगर बात की जाए नस्ट इक्वेशन की, अगर नस्ट इक्वेशन में जो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1.1। और अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, 1.1। एन कितना था, 2। डिवाइड किससे कर देंगे, 0.0591 से, तो वो क्या आ जाएगा, log 10 ऑफ के। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कैसे निकालेंगे, जो ये वैल्यू आएगी उसका क्या लेना होगा, एंटी लॉग। तो के किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल इंटू में एन डिवाइड बाय में 0.0591। ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, हमने देखा कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पीछे हमने यहाँ लिखा था log 10 ऑफ क्यू, तो भी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो क्यू में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क क्या होता है, जब हम रिएक्शन कोशेंट की बात करते हैं यानी कि क्यू की बात करते हैं, तो क्यू में लेते हैं हम किसी भी कंसंट्रेशन पे हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यार जो है रेशियो निकाल सकते हैं। वो कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, रिएक्शन का इनिशियल भी हो सकता है और फाइनल भी, इक्विलिब्रियम भी, कुछ भी हो सकता है। पर जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के की बात करेंगे तो वो वहां पे कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है, हमेशा जो इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन ही क्या करनी होती है, वहां लेनी होती है। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये हमने बात कर ली किसके बीच में, नस्ट इक्वेशन से हम किसकी क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर मान लो ये हमारी सीरीज है, ये सीरीज दी होगी आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसमें सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे ऊपर रहेगा फ्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2f माइनस। और यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू दी होती है, किसकी वैल्यू दी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू क्या दी होती है इसकी, ये होती है पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अगर ये टेबल में सबसे ऊपर है तो इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। सबसे नीचे क्या होता है, लिथियम। लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, लिथियम। तो इसके ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, यानी कि नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है सबसे पहले किस पे कैलकुलेट की जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और प्रेशर कितना होता है, 1 atm। और ये मेजर किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हमने कल पढ़ लिया था। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या दे रखी होती है, लिस्ट। अब बीच में क्या होता है, बीच में अगर इस सीरीज की बात की जाए तो बीच में होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, बाय 0। रिडक्शन हो रहा है +2 से किस में जा रहा है, 0 में, और यहाँ कर दे 2h प्लस, तो +1 से +0 में जा रहा है। तो एक इसकी वैल्यू हो गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अब उससे ऊपर जितने होते हैं, अगर इससे ऊपर जितने होंगे उनकी पॉजिटिव होगी, नीचे वालों की क्या होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है। तो 0, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हमने जैसे कल की थी, अगर किसी की पॉजिटिव आ रही है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। किसी की नेगेटिव आ रही है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बट वो चीजें देखी जाती है दो इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों क्या दे दी जाए, दोनों ऐसी रोड दे दी जाए जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, दोनों ऐसी दे दी जाए जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो जाएगा कि जिसकी ज्यादा नेगेटिव है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसकी कम नेगेटिव है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, इस सीरीज में क्या क्या लिखना है, अगर इस सीरीज की बात की जाए
अगर हम जाते हैं इन सीरीज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? टॉप पे क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। बॉटम में क्या आते हैं? लिथियम। लिथियम के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। तो हम इस सीरीज को देख के ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज, हेंस हेंस रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूस होने का नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। यहां लिख लो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस, हेंस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस, टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये होगा गेटिंग रिड्यूस, गेटिंग रिड्यूस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और लिख सकते हैं एज वी मूव डाउन, अगर डाउन में जाएंगे तो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या करेगी? अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसी घट रही है बट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। टेंडेंसी ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज इंक्रीज, वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और अगर बात की जाए, कल हमने जैसे बात की थी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, जो खुद का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो टेंड एज वी मूव डाउन, अगर डाउन जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर वो क्या करेगा? इंक्रीज। रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, खुद का क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो नीचे जैसे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। तो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर डाउन जाएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नेचर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस देमसेल्फ, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज, वो करेगा डिक्रीज। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता सकते हैं। जैसे जैसे नीचे गए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घट गई, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घट गई तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी घट गई और रिड्यूसिंग एजेंट होने की टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि अगर दो सेल हैं और ई नॉट, अगर कोई एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है M2+ से M में, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +X, और दूसरा एलिमेंट है कोई N2+ से N, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मान लो Y है या फिर -Y है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम क्या बता लेते हैं कि किसका रिडक्शन होगा या फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा। और अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, मान लो E0 M2+ से M, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, और E0 N2+ से N, अगर ये वाली वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। और कंडीशन है कि X ज्यादा है किससे? Y से। तो अगर X की वैल्यू Y से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन।
तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे देखते हैं, अगर ये 2 से 0 में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की, यहाँ भी 2 से 0 में जा रहा है तो ये भी किसकी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर ये आ जाए कि ई नॉट एन से एन टू प्लस ये है वाई, और ई नॉट एम से एम टू प्लस से एम ये क्या है माइनस एक्स, तो अब किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, और कंडीशन है कि जो वाई है वो ज्यादा होगा किससे एक्स से, वो जो वाई जो है वो ज्यादा होगा किससे एक्स से होगा। तो अगर बात की जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्स होगा वो ज्यादा है किससे वाई से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये जो जीरो, अब ये किस में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से किस में चला गया +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एन टू प्लस से एन, ये क्या हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और वाई का क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब किस में जा रहा है 2 से 0 में, और ये इसका 2 से 0 में जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक्स ज्यादा है वाई से माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस वाई, दोनों किस में दे रखे हैं नेगेटिव में। बट ये कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी कि ये चीज क्या होगी नेगेटिव में ज्यादा होगी। अगर कोई चीज नेगेटिव में ज्यादा हो जाए तो वो क्या है वो करवाना चाहेगा, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये चीज क्या है नेगेटिव में ज्यादा है, और ये चीज नेगेटिव में कम है तो इसका क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि इसने बोला है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ये मान लो -3.03 है, और ये अगर कम है तो ये कितना होगा -2.98, मान लो कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू माइनस में ज्यादा हो गई और ये वैल्यू माइनस में कम हो गई, अगर ये वैल्यू माइनस में ज्यादा है तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ये वैल्यू माइनस में कम है तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और अगर पॉजिटिव में ये वैल्यू ज्यादा होती तब इसका क्या हो जाता है रिडक्शन। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ली, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ली, और हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या काम होता है। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, जैसे कल हमने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने कल पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इसके लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिखनी हो तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने देखा था कि जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस में। इसके लिए अगर मेरे को क्या लिखनी हो नस्ट इक्वेशन, तो ये क्या होता है एक्वस और ये क्या होता है गैसियस। अगर नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, नस्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल इक्वल ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 डिवाइड बाय में एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो एन की वैल्यू कितनी है 2। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कल हम इसके बारे में पढ़ चुके थे, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, उसका हम अभी क्या लिख रहे हैं नस्ट इक्वेशन। log 10 ऑफ प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारा क्या है हाइड्रोजन गैस, और जब भी हम गैस की बात करते हैं तो गैस की बात करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन टर्म को किस में मेजर किया जाता है प्रेशर में। तो प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 atm, तो प्रेशर होता है 1 atm, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वो हो गया 1 डिवाइड बाय में रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है हमारा H+, अब उस वो कितने हैं 2, तो H+ की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगर बात की जाए ई सेल इक्वल ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 बाय में 2, अगर H+ की कंसंट्रेशन ऊपर जाती है तो H+ की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा -2, और -2 जो होता है पावर इंटू में log 10, ये क्या बन जाएगा H+ की कंसंट्रेशन की पावर -2, और जो log 10 की पावर में होता है पावर क्या आ जाती है आगे आ जाती है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस माइनस क्या हो गया +0.0591 बाय में 2, और ये 2 क्या आ जाएगा आगे, ये बन जाएगा log 10 ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया ई सेल इक्वल ई नॉट ऑफ सेल क्या प्लस log 10 +0.0591
log 10 ऑफ H प्लस बन गया। अब ए नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितना होता है, ये होता है 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे, ये वैल्यू होती है 0। तो ई सेल किसके इक्वल आ गया, ई सेल हमारा आ गया, ई सेल इक्वल 0.0591 log 10 ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन। और हमारे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस log 10 ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन। तो इसमें क्या कर देते हैं, ये वाली चीज पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल माइनस 0.0591 पीएच। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल। और अगर इसके एनोड वाली चीज की बात की जाएगी तो वो वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन, इसके लिए फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यह हमने क्या लिख दिया, अब इक्वेशन लिख दिया। और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच भी निकाल सकते हैं। अगर ई सेल की वैल्यू दी गई हो और हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी पीएच क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, ई सेल को किससे डिवाइड कर देंगे, माइनस ऑफ 0.0591 से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच भी निकाल सकते हैं। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H प्लस का कंजप्शन, H प्लस का क्या हो रहा है, कंजप्शन। H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन H प्लस जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो पीएच की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। पीएच की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज। ये हमने कल पढ़ लिया था। ये हमने किसके लिए इक्वेशन लिख दी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने रिलेशन देखा था किसका, डेल्टा जी नोट का और ई नोट ऑफ सेल का। अगर फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज माइनस 220 किलो जूल पर मोल, अगर ये दे रखा है और हमसे पूछ लिया जाए फाइंड ई नोट ऑफ सेल, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। अगर ये माइनस 220 किलो जूल पर मोल है, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, यह बन गया जूल पर मोल इक्वल माइनस। और इलेक्ट्रॉन डैनियल सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ है डैनियल सेल, डैनियल सेल के लिए जो एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो कितना होता है 2। फैराडे की वैल्यू बताइए 96500 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ई नॉट ऑफ सेल किसके इक्वल आ गया, 220 इंटू में 1000 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 96500। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 ये बन जाएगा 110, ये हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय में 965। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ग्रेटर देन 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ई नॉट ऑफ सेल 1.1 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 1.0 या 1.1 के समथिंग अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ई नॉट ऑफ सेल की। अब डेल्टा जी नॉट इसका क्या था, नेगेटिव। जब भी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है तो क्या होता है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। और ई नॉट सेल क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव ने क्या बताया, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताया जा सकता है। और जैसे कि बात की जाए अलावा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाए तो वो कैसे करवा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सेल, फॉर अ डैनियल सेल, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे, हमारे हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, log 10 ऑफ के इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इंटू में एन। उससे क्या आ गया था, 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड कर दिया जाए उसे 0.0591 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था log 10 ऑफ के इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इंटू में एन डिवाइड बाय में 0.0591। ई नॉट ऑफ सेल कितना दे रखा है? 1.1 वोल्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2 डिवाइड बाय में 0.0591। यहां से कितना आ गया? 2.2 डिवाइड बाय में 0.0591। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 37.2 के आसपास। तो इसका एंटीलॉग लेंगे तो के कितना आ जाएगा? 10 की पावर 37। तो ये हमारा क्या बन गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन से पता क्या चला? इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1। और अगर ये चीज नेगेटिव होती तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती वो भी क्या आती? लेस देन 1 आती। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अगर किसी के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और अगर किसी के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? लेस देन 1। तो इस तरीके से हम क्या बात कर लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, डेल्टा जी नॉट की, ई नॉट सेल की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखी। नस्ट इक्वेशन किसके लिए लिखी? डैनियल सेल के लिए लिखी। उससे पहले हमने रिलेशनशिप पढ़ा। रिलेशनशिप किसके बीच में? गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी देखी। उसके बाद हमने नस्ट इक्वेशन लिखी किसके लिए? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। और 2 क्वेश्चन देख लिए हैं कि किस तरह से हम डेल्टा जी नॉट की हेल्प से ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पढ़ लिया। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।